अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ के प्रोग्राम से टॉक में खुश आमदीद। आज हमारे पास तज़िया करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर नासिर शेख साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और तज़िया निगार भी हैं। आज इस प्रोग्राम के ऊपर जो आप गुफ्तगू करेंगे वो जो अभी मुल्की सूरत हाल है, इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनी है, उसके बाद के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, कौन सी पार्टी का वज़ीर आज़म होने वाला है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। एक तरफ तो वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सवाल हमारे सामने है, और दूसरी बात किसकी हुकूमत बनेगी, जिसमें जो पार्टियां हैं नून लीग है, पीटीआई है और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके इनमें से किसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो हम नासिर साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नासिर साहब, ये बताइएगा कि अभी मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं। जी शुक्रिया। मुल्क के हालात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमूमी तौर पर तासुर ये था कि ये इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात के बाद जो है वो मुल्क में इस्तेकाम होगा और इस्तेकाम के नतीजे में मईशत जो है वो रन करेगी और स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इस तरह के हालात हो गए कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से अब तक जो है वो मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इंतखाबात जो है वो ज़ेर बहस हैं, हर सतह पर जो है इंतखाबात को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब इस तरह के रिज़ल्ट आए हैं कि न कोई एक पार्टी या एक जमात जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती। यकीनन ये जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उस कोलिशन गवर्नमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके कई जो है दौर हो चुके हैं, कल भी एक मुज़ाकरात होने, उनकी 3-3 रुकनी कमेटियाँ बनाई गई हैं जो कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आने वाले वक्त में जो है इतने चैलेंजेस हैं कि वो कोई भी एक हुकूमत ये समझती है कि वो इस चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में माशी बदहाली है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है और जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल है। इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। पूरा सिस्टम जो है वो तकरीबन कई माह से जाम पड़ा हुआ है। यानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिससे और ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात की इतलात हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें जो है वो आइनी ओहदे तो दे दिए जाएं, जिसमें सदर पाकिस्तान का है, कौमी असम्बली के स्पीकर का है, सेनेट के स्पीकर का है और दूसरे ओहदे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो पीपल्स पार्टी ने एक और मामलात किए हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुछ पंजाब में इंतज़ामी ओहदे भी दिए जाएँ। उन इंतज़ामी ओहदों में जो है उन इंतज़ामी ओहदों में वो जो है वो कहते हैं कारपोरेशंस के हेड लगाए जाएं या कुछ और इदारों में उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो अभी इस पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पहले मरहले में ये तय हुआ था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि काफ़ी तवील अरसे बाद जो है वो लंदन से आए और उनको यहाँ लाया गया कि वो सूरत हाल को कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो रिज़ल्ट नहीं हासिल कर सके जो उनसे तवक्कात थी। तो उसकी बिना पे जो है वो वज़ीर आज़म की रेस से तो वो ख़ुद तो बाहर हो गए, लेकिन अपने भाई को उन्होंने जो है मियाँ शहबाज शरीफ को उस रेस में शामिल कर दिया। अब इतलाती हैं कि शहबाज शरीफ भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि 16 माह की जो उनकी पिछली कारकर्दगी है या हुकूमत का जो PDM की हुकूमत थी उसमें सारा का सारा बोझ और सारी मामलात उन्हीं पर आके गिरे ना, और यही वजह थी कि ये इन इंतखाबात में इनको जो है वो बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। PMLN को जो है वो बड़ी पैमाने पे डिफीट हुई, वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं हुआ जो कि 2/3 अक्सरियत की उनकी तवक्कात थी। अच्छा सर, ये बताएंगे ना साहब कि जो वज़ीर आज़म का जो नाम के लिए इत्तफाक जो है ना वो हो गया था कि भाई हो सकता है शहबाज शरीफ जो है ना वो आ जाएं, अगर अभी तक उसका ऐलान या इस तरह पे एक मुत्तफ़िका राय क्यों नहीं बन रही किसी भी पार्टी की जो है ना। देखें वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, जैसे बिलावल भुट्टो हमारे एक जो है ना उन्होंने कैंपेन भी ऐसी चलाई थी कि जो है ना वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, मगर फिर देखा गया कि भी नून लीग ने आपस में इन शराइत के ऊपर बैठे कि वज़ीर आज़म उनका होगा, सदर उनका होगा, पर एक चीज़ के अगर फाइनल नाम वगैरह इन पर क्यों इतफाक़ नहीं हो रहा। इसकी वजह यही है कि वो आने वाले जो माशी चैलेंजेस हैं या जो आने वाले हालात हैं उससे हर पार्टी खौफज़दा है। चूँकि पार्टी का सर्वाइवल अब मुश्किल हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों में ये जो डिजिटल मीडिया और ये जो सोशल मीडिया है उसने लोगों को बहुत अवेयर किया है। ये पहले भी लोग बहुत बाशऊर थे, लेकिन अब कुछ शऊर ज़्यादा इसलिए हुआ है कि 24 घंटे आदमी जो है वो कनेक्टेड है इस सारी सूरत हाल से। तो उसके बिना पे जो है ना वो जो नौजवान आगे आए हैं
इस वक्त जो है इतलाती हैं कि 4,60,00,000 के करीब नौजवान इस इलेक्शन में जो है वो एंटर हुए हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों के साथ एक बड़ा मामला उन नौजवानों का ये हुआ है कि वो उनमें बड़ी तादाद मिडिल क्लास की है। अब एक आदमी, गरीब आदमी, अपने बेटे को तालीम दिलाता है अच्छे स्कूलों में, अच्छे यूनिवर्सिटियों में तालीम दिला के उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है वो किसी अच्छी मुलाजमत या अच्छे रोज़गार पे लगेगा। लेकिन जब वो तमाम उसके बावजूद अपने घर के क्राइसिस को मीट करते हुए उसको पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको ना नौकरी मिलती है, ना उसे बाइज़्ज़त इस शहर इसमें मुकाम मिल रहा है। तो इस सूरत हाल ने एक बड़ी गंभीर से कर दी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, JUI है, PMLN है, PML काफ है, ये सारी पार्टियां, इनके साथ मसला ये है कि ये वही मैनुअल स्टाइल पे चल रही हैं। इन्होंने अब तक जो है नौजवानों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, ये वही पुराने तर्ज़ सियासत पे चल रहे हैं। तो इसलिए नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो रोडों पे निकल रही है। तो इसलिए ये सारी पार्टियाँ बहुत खौफज़दा हैं, ये सोचते हैं कि हम अपना मुस्तकबिल ना डार्क कर लें। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें कि PTI के जो अभी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द उन्होंने उम्मीदवार किए थे, उमर अयूब साहब, उनका ये कहना है कि हम पंजाब में और जो है ना मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है जो है ना उस हवाले से। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आज़ाद जो अराकीन हैं वो कह रहे हैं कि PTI वाले कह रहे हैं कि ये सारे हमारे हैं, तो इनकी क्या गवर्नमेंट बनते हुए आप नज़र आ रही है, कुछ इसके आसार हैं? दावा तो PTI यही कर रही है कि हमारे पास जो है ना वो 180-85 नंबर्स पूरे हैं। लेकिन चूँकि अब यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें यह है कि शायद कुछ इस तरह की मामलात हैं कि इदारे कुछ नहीं चाहते या कोई और इस तरह के मामलात हैं, तो वो जो है वो एक क्राइसिस में तो हैं अपनी जगह। उनसे जो है वो इलेक्शन कैंपेन का इशू रहा है, उनसे संबिल छीन लिया गया, इसी तरह की दूसरे मामलात हुए। फिर उनकी क़यादत जो है जेल में है, तो ज़ाहिर है कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। तो ये अपनी जगह तो इशू हैं, लेकिन ये कि अब PTI भी ख़ुद इस वक्त जो है वो इस सूरत हाल का शिकार है कि वो आके करेगी क्या, क्योंकि मार्च में जो है वो हमें IMF के लिए नए नेगोशिएशन में जाना है और वो इतना शदीद वो बड़ा एक मसला होगा कि वो हर पार्टी जो है ना वो फेस नहीं कर पाएगी। फिर दूसरी बात ये क्या है, इस मुल्क में अब जो है IMF की जो इंस्ट्रक्शन है उसके तहत हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है। इसके अलावा जो है वो हमें बहुत सारे जो है वो गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। उस फैसलों के नतीजे में जो है वो अवामी रिएक्शन आएगा तो वो पूरी पार्टियों को बहा के ले जाएगा। इस वक्त पार्टियां खुद जो है वो अवामी स्टेक पे आ गई हैं। पहली दफ़ा ये हुआ है कि अवामी स्टेक पे पार्टी खड़ी हुई है कि अगर ज़रा सा पार्टी ने गलत फैसला किया तो उस पार्टी को जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। देखें, इसी सूरत हाल के अंदर जो हमारे पास अभी नई सूरत हाल बनती हुई है, जिसके बाद कल से जो है ना वो काफ़ी तहलका मचा हुआ है। कमिश्नर जो थे रावलपिंडी के, उन्होंने जो है ना एतराफ़ी बयान दिया है कि हमने इलेक्शन में धांधलियाँ की। इस तनाज़े में देखें कि ये जो पहले दिन से जो पार्टियां थी जिन्होंने इंतखाबात के धांधली की निशानदेही की थी, उन्होंने स्ट्राइक भी की। जैसे आपने देखा कि पीर साहब पागारों ने एक हैदराबाद में भी बड़ी स्ट्राइक वगैरह की, जिसमें उन्होंने यही चीज़ कही थी कि धांधली हुई है। अब कमिश्नर के इस बयान के बाद उसको तो और जो है ना समझ लो कि उस बयान में जो एतराफ़ी बयान उसने दिया है, तो ये क्या आप समझते हैं कि जो इदारे हैं जैसे जैसे उन्होंने नाम लिया है, क्या इस पे एक शफाफ किस्म की जांच या किस तरह का जो है ना कोई ऐसी कमेटी या किस तरह की बनेगी? देखें, बुनियादी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन में जो है वो 250-300 के करीब जमातें रजिस्टर्ड हैं। उनमें ये सिलेक्शन के हवाले से सिर्फ 3 या 4 जमातें जो है उसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है और PMLN है। बिल्कुल, ये 3 पार्टियां जो है वो इसको कह रही हैं कि ये सही हुआ है। बाकी तो दीगर पार्टियां जो है वो प्रोटेस्ट ही कर रही हैं, एहतजाज ही कर रही हैं सड़कों पे। अभी आपने देखा हैदराबाद जाम शोरोटुल प्लाजा पे जो धरना था वो तारीखी धरना था पीर साहब पगारा का। अमूमी तौर पर पीर साहब पगारा जो है वो एहतजाज की सियासत नहीं करते। उनके लिए मशहूर है कि वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं और वहाँ पर वो सियासत के ज़रिए अपने मामलात को चलाते हैं। फिर उनका जो है वो एक हसास भी एक मामला ये है कि उनके बहुत मक्तदर हलकों से मरासिम भी हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा एजिटेशन की पॉलिटिक्स करते नहीं हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्हें भी मजबूरन आना पड़ा। उसकी उनकी वजह यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि उनके जो कैंडिडेट थे सिंध के अंदर, उनके साथ जो है वो रिगिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है
आफ्टर पोल रिगिंग हुई है, तो उस नतीजे में जो है ना हर पार्टी सरापा एहतजाज, जमात इस्लामी, PTI, JUI या जितनी बड़ी जमातें हैं, बिल्कुल। तो उस एहतजाज के नतीजे में जो सूरत हाल बन रही है तो उसमें तो गैर यकीनी की सूरत। आपने जहाँ तक वो कमिश्नर की बात की, तो हर आने वाले दिन के साथ एक नया इंकशाफ और एक नया क्राइसिस डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। और इस क्राइसिस के बाद जो है वो तमाम जो है वो मीडिया या तमाम सिम जो है वो बदलती चली जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अमूमी तौर पे एक कभी कभी कोई वाक़या होता है, लेकिन दिन में 3 वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मतलब किसी सर्कल से कोई इतला आ जाती है, फिर सारा सिस्टम उस तरफ लग जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, एक तो ये कि बहरानी कैफियतों को जन्म दे रही है, खदशात बहुत हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है जिसका बुनियादी काम इलेक्शन कराना है और इसके लिए अरबों रुपया उसके पास पैसे उनको मिले। इलेक्शन कमीशन का टोटल काम ये है कि 4 से 5 साल में एक जनरल इलेक्शन कराने होते हैं या लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जो है वो हर दफ़ा जनरल इलेक्शन में मुकम्मल नाकाम होता है। बिल्कुल। पिछले भी आप 2018 के इलेक्शन देख लें, वो मुतनाज़े हुए, 2013 के इलेक्शन देखें वो मुतनाज़े हुए, इससे पहले 85 के इलेक्शन मुतनाज़े हुए, 88 के इलेक्शन मुतनाज़े हुए। मतलब ये कि फिर जब ये इदारा जो है वो इस तरह के मुतनाज़े मामलात करता है, तो फिर बराह रास्त अवाम, पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ के जो इदारे या जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वही दस्ते गिरेबां होते हैं ना। तो फिर पहले तो सबसे पहले तो इस इलेक्शन कमीशन का किबला दुरुस्त होना चाहिए कि ये जो है एक ही काम है ना इसका कि इलेक्शन कराए, साफ शफाफ और जो है ना वो बिल्कुल क्लियर इलेक्शन। जब वो ही नहीं करा पा रहा तो फिर ये किस बात के जो है ना ये सारे मामला। सर देखें, अभी जो GDA का एक धरना भी हुआ जिसमें डिफरेंट पार्टीज वगैरह भी थी, और उन्होंने तो अपने लाएमल में ये भी कहा कि हमारा ये अभी स्टार्टिंग था और एक बड़ा पावर शो भी था। तो देखा जाए कि जिसमें जो है ना GDA के जितने भी उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके रहनुमा ने जो कॉल दी, उसके अंदर एक उनके लोगों की बड़ी तादाद ने जो है ना वो शिरकत की। अब इस तनाज़े में देखें कि इसमें एक तरफ हुकूमत बनने की जो है ना वो कोशिश चल रही है, एक तरफ धांधली की ये चीज़ें चल रही है। इसमें तो पाकिस्तान की जगहज़ाही हो रही है। आगे जो है ना वो हंसरे जो जैसे पाकिस्तान के बाहर के जो ममालिक हैं उनमें जो मैसेज जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है। तो इस नज़रिए को आप क्या देखते हैं कि इसके तो पाकिस्तान के हालात और ख़राब होंगे? जी देखें, इसमें जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल के लिख रहा है। ये हमारे लिए बहुत एम्ब्रेसमेंट है, हमारे लिए बहुत अच्छा शगुन नहीं है। मतलब ये कि आप ये देखें कि अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट का मीडिया या दूसरे जो भी अल जज़ीरा वगैरह जो भी हैं, तो वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ख़ुद इंडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो वो हमारी तमाम खामियों को, हमारे तमाम सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसके नतीजे में हमारे मुल्क की नेकनामी ख़राब हो रही है, इसका वक़ार ख़राब हो रहा है। और फिर वहाँ जो मिडल ईस्ट में या यूरोप में या अमेरिका में या जो है दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो गैर यकीनी के सूरत हाल का शिकार है। अगर वो जब मुतमईन नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे इस सूरत हाल से, तो वो ज़ाहिर है अपना पैसा यहाँ नहीं भेजेंगे, और जब पैसा नहीं भेजेंगे तो मुल्क में जो है वो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। अब सूरत हाल ये हुई है कि पहले जो है बड़े पैमाने पर कि मिडल ईस्ट से, मतलब ये ओवरसीज़ से डॉलर आया करते थे हमें, लेकिन अब जो है वो उन्होंने जो है वो पैसा रोका है। पैसा रोकने के नतीजे में हम और ज़्यादा क्राइसिस में चले जा रहे हैं। अब हम पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है वो ये कि 75 साल बाद भी हम उस जगह खड़े हैं कि हमारे पास कोई जो है वो उम्मीद की किरण इसलिए नज़र नहीं आ रही कि हमारे यहाँ पे जो करप्शन है उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को। अब अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कहती है कि हम मुल्क को जो है करप्शन से निकालेंगे या फला करेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि यार ये जो 75 साल में जो सूरत हाल है इसमें कौन मुलव्विस है, ये भी तो तयन होना चाहिए ना। आप जब तक किसी को ये तय नहीं करेंगे कि ये फ़ला आदमी इसका गिल्टी है, फ़ला आदमी इसका मुलजिम या मुजरिम है, तो उस वक्त तक आप जो है वो कैसे करेंगे? जब मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं होगी तो फिर इलाज कैसे होगा? हमारे यहाँ तो ये तो हो रहा है कि इशूज़ पे तो बहस हो रही है, लेकिन इशूज़ के हल पे कोई इक़दाम नहीं हो रहा, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि इशूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब आप जो है वो लोकल बॉडी के इलेक्शन करा दें, ये कह के साहब निचली सतह तक लोगों को इख्तियार मिल जाएगा, लोगों के पावर एक्सेस हो जाएगी, लेकिन वो लोकल बॉडी भी जो है बेफेज़ होते हैं, बेमकसद होते हैं। आप देखें लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए, आज का कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई अमल नहीं है। तो ये सारे इंटीग्रेंट मिल के जो है ना किसी मुल्क में जो है चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। लेकिन जब जो है वो हर इदारा या हर जो है
वो अज्जा ज़रबी जो है वो अपने अपने तौर पे मामलात कर रही हो और कोई चीज़ ऑर्डर में ना हो, हर चीज़ डिसऑर्डर में होगी, तो फिर इसी तरह की सूरत यानी है। आपका कहना यह है कि हर एक इदारे को अपना मैनेजर होना चाहिए और एक इदारा अपने दायरे कार में रह के अपना जब तक काम नहीं करेगा, जब तक उनके पॉलिटिकल जो है यानी उनको दबाव का शिकार रहेंगे, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अभी सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कमिश्नर ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर मुझ पर इल्ज़ाम आयद करने वाले के सबूत अगर उनके पास हैं तो वो पेश करें। तो सारी बातें अदलिया तो हमारे पास ऐसे ही चला आता है, पिछले भी पहले सबूत पेश करो। तो ये इन चीज़ों के अगर आप आगे देखते हैं कि क्या इसके ऊपर भी कमिश्नर के ऊपर भी एक्शन होगा, या इनके अगर आगे क्या देख रहे हैं उनका कि भाई इसके ऊपर वो संजीदा एक, जैसे कहा जाता है कि संजीदा एक एक्शन लिया जाता है, वो होगा या इसको भी आम एक बयानात की तरह ही लिया जाएगा? देखिए, यहाँ पे बदकिस्मती से ये है कि यहाँ इश्यूज़ दर इश्यूज़ पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, कोई एक इश्यूज़ जो है एरेडिकेट होता ही नहीं है, हल उसका होता ही नहीं है कि दूसरा इशू खड़ा हो जाता है। जब दूसरा इशू खड़ा होता है तो पिछले वाला इशू को जो है ना लोग भूल जाते हैं, नए पे आ जाते हैं। अब ये जो कमिश्नर का मसला है, ये कमिश्नर का 2-3 दिन जो है वो मीडिया पे रहेगा, लोगों में डिस्कशन होगी, लोग एक दूसरे से तबसरे और तज्जिए कर रहे होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना ये एक नया इशू आ जाएगा और ये इशू दब जाएगा, फिर किसी को याद भी नहीं होगा कि ये इशू था क्या। आप देखें, माजी में इतने बड़े बड़े मामलात हुए, मतलब किसी को क्या पाकिस्तान में किसी को अब ये याद है कि पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत जो है वो क्यों ख़त्म की गई थी, या नून लीग की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई थी, वो सब भूल भाल जाते हैं। अब उसकी वजह ये कि इतनी रैपिडली, इतनी तेज़ी से हो रहा है मामलात। अच्छा, फिर दूसरा एक हमारे यहाँ, इसमें मैं थोड़ा सा और अर्ज़ करूँ कि जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें एक इशू यही है कि यहाँ सियासत ज़्यादा होती है। अच्छा, उसकी वजह ये कि गुर्बत ज़्यादा है, माली परेशानियाँ ज़्यादा हैं, माली वैसे जनरल मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो फिर सियासत भी ज़्यादा है। आप यूरोप में देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, अमेरिका या किसी और जगह देख लें, वहाँ एक सिलेक्टेड टाइम पे सियासत होती है, वो लोग सियासत करते हैं, इलेक्शन होता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ इलेक्शन से पहले जो है ना 6 महीने जो है वो पूरी कौम इंगेज होती है, इलेक्शन के 6 महीने बाद तक इंगेज रहती है, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उतारों की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो मतलब ये है कि एक आम आदमी को इतना सियासत में उलझा दिया गया है कि वो अपने माशी मसाइल को, और उसकी बजाय जो है, आप इस वक्त भी आप ज़ाहिर है आप शहर में जाते हैं, घूमते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आप जब शहर में जाएंगे, किसी जगह होटल में या किसी जगह बैठेंगे, गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे या किसी दुकान पे बैठे होंगे, तो वहाँ हर वक्त जो है वो सियासत से पे भी बात हो रही होती है। स्पेशली हम जब कहीं जाते हैं तो लोग हमें देखते ही फ़ौरन कहते हैं, यार ये बताएं क्या होगा, मुल्क कैसे चलेगा। तो मतलब ये कि हर वक्त आदमी सियासत में उलझ गया है। जब वो सियासत में उलझ गया है तो अपने ज़ाती इश्यूज़ को भी वो सही एड्रेस नहीं कर पा रहा, घर के मसाइल भी, और फिर दूसरा ये कि उससे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। देखिए, जीडी के जो अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल में देखा जाए पीसा पागारों को, तो वो एक बहुत जो है ना सीनियर रहनुमा काउंट किए जाते हैं, और उनकी जो बातें होती है, जैसे एक तो मुख्तसर वो बात करते हैं। हमने इनके एक जलसे में एक वीडियो क्लिप भी जो चले थे, उसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि तोशा खाना में अगर उस केस के ऊपर इमरान खान को सज़ा हुई है तो हम उस सज़ा को जो है ना नहीं मानते, और हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो, हम उसे चोर नहीं कह सकते। तो उनका ये भी बयान था कि तोशा खाना ने किससे कौन से हुक्मरान ने हाथ साफ नहीं किए। तो इस बयान को लेके अगर देखा जाए तो उन्होंने तो एक क्लियरली वो बताया कि चोर पाकिस्तान में सबको ही है, कोई एक बंदा नहीं है। तो इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं कि इस तरह से जो सॉफ्ट कॉर्नर एक दिखाया गया पीटीआई की तरफ, यानी जेडीए ने भी, तो अगर मिलके वो अगर एक जो है ना लाहेमल बना के और अगर वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो क्या पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को और नून लीग को एक टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, जो सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस मुल्क में जिस तरह की सियासत हुई है ना, वो उसमें इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और इल्ज़ामात इतने भोंडे तरीके से लगाए गए। इससे पहले भी आपको अंदाज़ा होगा, या तारीख़ से जो वाकिफ़ हैं वो लोग जानते हैं कि बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी के, भैंस चोरी के तक के इल्ज़ाम लगा दिए जाते थे। जो बहुत बड़े नामवर लीडर होते थे उन पे इल्ज़ाम होता था कि इन्होंने गाय चोरी कर ली, भैंस चोरी कर ली। अब यही सूरत हाल तोशा खाना की हो गई। अच्छा, ये तोशा खाना किसी को पता भी नहीं था, अब उसको इतना हाईलाइट किया गया बच्चे को वो तोशा खाना हर आदमी जो है ना वो उसको अंदाज़ा हो गया। इसी तरह जो है ना वो इद्दत के मामलात हो गए या दूसरे मामलात हो गए। अब वो क्या है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम वाले मामलात हैं। और हमारे यहाँ जो आपने जहाँ तक अदलिया का मामला कहा,
अदलिया का तो बदकिस्मती है कि ज़ाहिर है अदलिया का वो रोल नहीं रहा इस पाकिस्तान में। अगर अदलिया इंसाफ दे रही होती और अदलिया मामलात कर रही होती तो आज ये मुल्क इस तरफ नहीं जा रहा होता। इन्हीं अदलियाओं ने नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है लेजिटिमेसी दी बहुत सारे लोगों को, और उसके नतीजे में वो जो है उन्होंने 12-12, 15-15 साल इक़्तिदार किया, और इक़्तिदार के बाद जो है ना वो सूरत हाल बिगड़ी। तो अच्छा, एक और भी इस मुल्क में बदकिस्मती ये रही है कि जितने भी आमरीत के दौर आए, चाहे वो ज़िया-उल हक़ का हो, परवेज़ मुशर्रफ का हो या अयूब ख़ान का हो, इससे आगे पीछे के दौरों, उन दौरों में ही जो है ना वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है। यानी आप देखें कि जब पिछला जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त जो है वो इतना पैसा पाकिस्तान को मिला हुआ था, अमेरिका तो बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रही थी। इसी तरह अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई बड़े पैमाने पे। इसी तरह जो है ज़िया-उल हक़ के दौर में बहुत पैसा आया और लोगों ने, लेकिन जो जमहूरी दौर आता है, इस दौर में एक तो ये कि माली क्राइसिस होता है, फिर दूसरा ये कि इनकी बद इंतज़ामी बहुत है। इनकी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जमहूरी दौर का कि अब आप देखें पूरे इलेक्शन कैंपेन में जो है वो नवाज़ शरीफ जो है वो सिर्फ एक ही बात कहते रहे, हमने मोटरवे बनाए, ऑरेंज ट्रेन चलाई, फला ग्रीन लाइन चलाई, ऑरेंज ट्रेन, मतलब इसके अलावा भी तो दुनिया में और बहुत सारे काम है ना आम आदमी के लिए। कुछ अब ये जो मोटरवे है ये तो 2%, 1% का इशू है ना जो उस पर करते हैं, एक आम आदमी का तो नहीं है ना। और फिर बदकिस्मती ये है कि जो सबसे बड़ा मामला है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी, रोजगार। स्टेट जो है हर चीज़ से विड्रा हो गई। अब आप ये देखें कि सेहत की ये सूरत हाल है, हम सिंध में देख लें, हम सिंध में रोज़ देखते हैं, बिल्कुल सिंध में देख लें कि आपको अगर बीमार हो गए तो आपको जो है ना वो लाखों रुपए का खर्चा होगा। प्राइवेट जाना पड़ेगा। अब सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है, ना उनमें दवाएं, ना उनमें डॉक्टरों की कोई सर्विलिंग है, कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर आप जो है अस्पताल जाएंगे, वहाँ जाके फिर अपने जेवर बेचेंगे, सामान बेचेंगे, उधार लेंगे, कर्जा लेंगे। इसी तरह तालीम जो है किसी दौर में, अब इस हैदराबाद के अंदर जहाँ मैं और आप बैठे हैं, इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन 3 चीफ सेक्रेटरी जो है हैदराबाद से बने हुए, ठीक है। वो 3 चीफ सेक्रेटरी बने, तो इसका मतलब है कि यहाँ तालीम का मेयार इतना था ना कि यहाँ का आदमी कराची जाता था और जाके चीफ सेक्रेटरी बन जाता था, ठीक है ना। अच्छा, फिर जितने बड़े आदमी हैं इन्हीं पीले स्कूलों से, इन्हीं से पढ़े। आज उन स्कूलों की क्या हालत है, उनमें अगर मैं और आप अपने बच्चे को दाखिल कराएं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम माशी बदहाली का शिकार हैं और हम अपने बच्चे को जो है ना बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये मतलब हुआ ना। अब आप देखें बेकन जो भी स्कूल हैं यहाँ पे, जो चैन स्कूल हैं या इंटरनेशनल जो उसके फ्रेंचाइज स्कूल हैं, उनकी फ़ीसें लोग जो है 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये भर रहे हैं। क्या करें, उनके पास रास्ता ख़त्म हो गया। आप ये देखें कि एम्बुलेंस सेक्टर तक प्राइवेट चला रहा है। अब आप ये देखें, इससे हट के जाएँ, अभी ये फ्लड आया पिछले दिनों, जो सैलाब आया, उसमें जो मुतासिर हुए इलाके, उन इलाकों में जो है गवर्नमेंट ने बहरहाल जो भी काम किया वो तो सबको ही पता है, लेकिन जो है प्राइवेट सेक्टर में आप देखें, कराची, हैदराबाद, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोग भर भर के गाड़ियाँ लेके गए, इमदाद की, सब कुछ की। तो अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही इसके बुनियाद पे मुल्क चल रहा है। तो जब अगर प्राइवेट सेक्टर की बुनियाद पे मुल्क चलेगा तो फिर टैक्स किस बात का देगा? लोग अभी ये सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर एक पार्टी अपना मंशूर लाती है। पीपल्स पार्टी लाती है, जैसे स्टार्टिंग से वो लेके आ रही थी रोटी कपड़ा मकान का, उसके बाद से अगर देखें तो नून लीग भी अपना मंशूर लेके आती है, एमक्यू अपना मंशूर। क्या वो पार्टी मंशूर तो लेके आती है, उस पर अमल क्यों नहीं हो पाता? ये इसकी क्या वजह है? देखिए, वो पार्टी जो मंशूर दे रही है ना, वो मंशूर सिर्फ एक नारा होता है। अब मुझे सिर्फ एक बात आप ये देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। क्या अब सिंध में या पाकिस्तान में लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया क्या? 50 साल हो गए, नहीं मिला। वो एक नारा बन गया ना, सिर्फ एक स्लोगन बन गया। उस स्लोगन की बुनियाद पे वो जो है ना पार्टी स्टैंड कर रही है, लेकिन उसको मतलब रेडिकेट तो नहीं कर रही ना। इसके अलावा मजहबी जमातों ने जो है ना वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की। क्या यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया है क्या? नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ ये स्लोगन है। या फिर अगर जो है खुद पीटीआई ने जो कहा कि हम इतने स्कूल देंगे, इतने सुनामी ट्री देंगे, फला जो भी कुछ दिया, कुछ भी नहीं दे सके। उसकी वजह ये कि इस मुल्क में एक तो माशी हालात नहीं है, फिर दूसरी बात ये कि इनकी विलिंग ही नहीं है। ये विल नहीं है, इनकी कोई होमवर्क नहीं है। ये सिर्फ ऐसे। अब बिलावल साहब ने जो है तकरीरों में कहा 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वहाँ लाहौर में उन्होंने कहा कि 200 देंगे, किसी ने कहा 250 देंगे। मैं कहता हूँ कि ये 50 यूनिट भी दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए कि अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं
वो बिल जो है एक प्राइवेट आदमी की तनख्वाह के बराबर है। बिल्कुल 25,000, 30,000 और 35,000 रुपये है। अब तो मतलब जो 250, 300 और 500 रुपये का गैस का बिल आता था, इस दफ़ा आप जाके देखें किसी का 16,000 का आया है, किसी का 22,000 का आया है, किसी का 18,000 का है। अब इस हालत में लोग बिजली के बिल देंगे, गैस के बिल देंगे, यूटिलिटी टैक्स अदा करेंगे, या बच्चे पालेंगे, या इलाज कराएंगे। तो एक ये अनारकी फैल रही है। इस अनारकी को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो ये फिर बनाना रिपब्लिक हो जाएगी, और इसके नतीजे में मुल्क में जो है इंतशार दर इंतशार होगा। तो इसकी वजह तो ये होगी ना, जो मराहतें ये दे रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें, कोई रिटायर होता है उसको इतने जो है ना वो एक घर दे दिया जाता है, या उनको एक प्रॉपर्टी की मद में दे दिया जाता है, गाड़ियां दे दी जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है किसी के अंदर, वो वहाँ पे जैसे हमारे पास को वज़ीर आला बन जाता है, वज़ीर आज़म बन जाता है, इवन कोई वज़ीर बन जाता है, उसके अंदर भी उसको जो है ना वो प्रोटोकॉल के ऊपर पेट्रोल फ्री दिया जाता है, ये चीज़ें फ्री। ये बाहर के ममालिक में नहीं है, ये पाकिस्तान में कल्चर डेवलप किया गया है। अगर ये चीज़ें उनको फ्री मरार ख़त्म की जाए तो मैं सकता हर चीज़ डेवलप हो जाएगी, क्योंकि फ्री वाला पर वो उसका आ रहा है, आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है, उसके ऊपर टैक्सेस की मद में वो चीज़ें आ रही हैं, उससे वो बटोर के जो है ना उनको बराते दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप क्या कहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अगर कोई आए तो फिर पाकिस्तान की मैशत अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती? ये जो बुनियादी जो मसला हुआ है ना इस मुल्क में, वो ये है कि अशराफिया की जो मराहत है ना, या अशराफिया की जो अय्याशियाँ हैं, उसने इस मुल्क को तबाह किया है। इसमें जो है वो हुक्मरान जो है वो डालते हैं आम आदमी पे, ये टैक्स नहीं देते, ये बिजली चोरी करते हैं, ये गैस चोरी करते हैं, ये जालसाजी करते हैं। हालांकि बिजली चोरी करना या टैक्स चोरी करने में इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता, जितने बड़े पैमाने पे ये जो है ना बैंकों से लोन लेकर राइट ऑफ करा लेते हैं। अब आप ये देखें कि डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस देख लें, गवर्नर्स के जो है ना वो बंगले देख लें, कमिश्नर हाउस देख लें, वज़ीर आज़म हाउस देख लें, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं बरतानिया की बरतानिया की कोई मलका रहती है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहता है। डिप्टी कमिश्नर हाउस में आप जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डिप्टी कमिश्नर इस गरीब मुल्क का डिप्टी कमिश्नर हाउस नहीं है, बल्कि ये कोई बहुत बड़ा लग्जरी कोई है। आप ये देखें कि जिस वक्त जो है वो सोवियत यूनियन टूटा, उस वक्त जो है वो मॉस्को के अंदर जो है गोर्बाचोव और उसकी बीवी रईसा गोर्बाचोव या उसके बच्चे जो है 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। बिल्कुल ऐसा, मतलब वो लोग इतना वो उस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है ना जाने के लिए शटल चलानी पड़ती है पैसे। तो अच्छा, फिर एक और मतलब आप देखें जो लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, या लोगों में एक एहसास महरूमी बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे सामने के जो लोग थे जो पॉलिटिक्स में आए, वो देखें कि आप 70 गाड़ी पे या 2T गाड़ी पे चला करते थे, आज उनके पास वीगो, लैंड क्रूज़र और बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये सब जो देखता है आदमी के यार ये मुझसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा आदमी है, मुझसे ज़्यादा निचले पस्त दर्जे का आदमी था, आज जो है इस तरह से रहे। तो फिर वो क्या होता है कि एक रेस है, उस रेस के नतीजे में क्या हो रहा है कि अब पॉलिटिक्स भी पोल्यूटेड हो गई है। अब वो पॉलिटिक्स नज़रियाती तो रही नहीं, अब वो जो है वो मतलब हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि आम तासुर ये है कि नज़रियाती वो है जो नज़र के सामने रहे। बिल्कुल ऐसा, बस वो जो है नज़रों के सामने क़यादत के रहता है तो वो नज़रियाती कहलाने लग जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह वो जो है वो माल कमा रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे जब रूलिंग पार्टी के लोग हैं। अच्छा, फिर वो उनकी बातें बेअसर हो गई हैं। मतलब एक आदमी जो खुद जो है वो 4-4 और 6-6 अरब रुपए की करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है, उन पे केस चल रहे हैं, वो ज़मानतों पे, और वो पूरे पाकिस्तान के हर हुक्मरान को कह रहा है कि वो करप्ट है। तो मतलब ये है कि तू करप्ट तो खुद करप्ट को कैसे करप्ट कह सकता है? या तो ये है कि आप जो है ना कोई बहुत नीट एंड क्लीन हो तो आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, पहले तो आप अपने इल्ज़ाम की जस्टिफिकेशन दें ना। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम लोगों ने जो है ना एक कल्चर ये बना लिया है कि जो है वो खुद खा जाओ, पी जाओ, सब कुछ करो, बाकी पूरे पाकिस्तान को करप्ट को और दानिशवरी करो। जी बिल्कुल। एक लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नून लीग अभी भी कुछ जो है ना उनके रहनुमा कह रहे हैं कि जो है ना आप वज़ीर आज़मशिप की तरफ जो है ना वो ना जाएं, ये चीज़ें करें। उस हवाले से जो है ना नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सईद रफ़ीक, उनका एक बयान आया कि नून लीग गलतियों की निशानदेही करके अपनी इस्लाह करे। तो वाकई में क्या उनसे जो है ना ये पूरी इलेक्शन कैंपेन में जैसे उन्होंने स्लोगन चलाया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उसके बाद अभी शहबाज शरीफ का नाम आ गया, उनसे क्या वाकई में ऐसी गलतियाँ हुई हैं? देखिए, मुस्लिम लीग जो है वो 3 मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है। अच्छा, सन 1985 से लेकर अब तक जो है किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में रही है, मरकज़ में रही है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, एक बड़ी मेजॉरिटी का इलाका।
तो वहाँ इक़्तिदार में रही है। बिल्कुल। लेकिन ये कि मुस्लिम लीग ने डिलीवर भी किया है, इसमें नहीं है कि पंजाब में वज़ीर शहबाज शरीफ ने काफ़ी डिलीवर किया है, बहुत डेवलपमेंट की है। लेकिन मसला ये है कि करप्शन पे इल्ज़ामात तो उनके ऊपर मौजूद है ना। साद रफ़ीक की जहाँ तक आपने बात की, तो साद रफ़ीक जो है वो बेसिकली जेन्युइन पॉलिटिकल आदमी है। उनके वालिद जो थे रफ़ीक साहब, वो उन्होंने, उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ थी, उनकी भी सियासत में था। तो वो जो बात कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि उन्होंने, वो कहते हैं कि आप अपनी सियासत को प्रोलॉन्ग करें। ऐसा नहीं है कि आज इक़्तिदार करके आप 2 महीने 4 महीने या 2 साल की हुकूमत ले लें और उसके बाद जो है फिर आने वाले वक्तों में उसका जो है ना वो खमियाजा भुगतते रहें। तो इस वक्त जो मैंने आपको पहले ही मरहले में ये बात कही थी कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर पार्टी इक़्तिदार के उसमें हाथ डालते हुए इसलिए डर रही है कि एक तो ये जो है अंदरूनी बैरूनी मुदाखलतें बहुत ज़्यादा हैं। हर आदमी, हर इदारा अपने हिसाब से मुल्क को चलाना चाहता है। ठीक है, जुडिशरी का अपना एक सिस्टम है या इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक निज़ाम है। इसी तरह जो है वो अच्छा, फिर हुकूमत का भी एक इशू ये है कि एक हुकूमत नहीं है, सूबे में अलग हुकूमत है, मरकज़ में अलग हुकूमत है, ज़िले में अलग हुकूमत है और डिवीज़न में अलग हुकूमत है। अब किस हुकूमत से मतलब, अब जो है वो ज़िले की जो हुकूमत है वो मरकज़ की हुकूमत के ताबे नहीं है और जो मरकज़ की हुकूमत है वो सूबे की हुकूमत के ताबे नहीं है। अच्छा, फिर ये जो स्प्लिट मैंडेट आया है इस वक्त, तो इसमें ये जो सूरत हाल बन रही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, ज़ाहिर है वही अपना चीफ मिनिस्टर करेगी। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉबिंग चल रही है, या फिर JUI भी अटैम्प्ट कर रही है। इसी तरह के वहाँ क्लियर कट मेजॉरिटी KPK में आई है, PTI की आई है, पंजाब में जो है वो मेजॉरिटी PMLN की आई है। तो इस तरह से जो है हर प्रोविंस में स्प्लिट मैंडेट आया और उस हिसाब से तो अब ये जो है ना वो इस तरह की सूरत हाल होगी कि एक ज़िले सूबाई हुकूमत दूसरे जो है ना मरकज़ी हुकूमत को ओबे करेगी ही नहीं, जैसा माजी में होता रहा है। आप गुलाम मुस्तफ़ा खर का दौर देख लें या और दौर देख लें, जब खर का जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तलाफ हो गया था तो गुलाम मुस्तफ़ा खर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पंजाब में घुसने पर पाबंदी लगवा दी थी। तो इसी तरह से अब जो PTI वहाँ बैठी है KPK में, तो ज़ाहिर है वो एक मजबूत फोर्स के साथ आई है, तो फिर वो जो है ना वो मरकज़ को ओबे नहीं करेगी, मरकज़ के ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देगी। तो इस तरह एक आगे भी क्लेश ही बनेगा, क्राइसिस ही बनेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया नासिर शेख साहब, आपने बहुत ही जो है ना एक पूरी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया जो है ना वो पेश किया। नासिर, SS न्यूज़ की प्रोग्राम से टॉक में आप जो है ना इस वक्त जो है ना हम जो तजिया ले रहे थे, सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं नासिर शेख साहब, आपने उनकी बातें सुनी और इसी तरह से तजिए और ये सिलसिले प्रोग्राम जो हमारे जारी रहेंगे। देखते रहें SS न्यूज़।